अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो आज का टॉपिक इकोनॉमी के बारे में। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज का बता दें या फिर हमें आईएमएफ के बारे में बता दें या फिर कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। मतलब इस तरह के मुझे काफ़ी इकोनॉमी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे। मैंने सोचा कि आज इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स क्या होते हैं। ये नेशनल रिज़र्व्स और फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स यही होते हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का मतलब ऐसी फ़ॉरेन करेंसीज़ होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, मतलब हर मुल्क में एक सेंट्रल बैंक होता है, वो अपने पास फ़ॉरेन करेंसीज़ एज अ रिज़र्व अपने पास रखता है। रिज़र्व का मतलब क्या होता है? रिज़र्व का मतलब ये होता है कि हमने अपने पास कोई चीज़ सेव रख ली है कि हमारे हमारे पास अगर कोई आगे आगे फ्यूचर में जाके कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम उस रिज़र्व्स में से हम उस मुश्किल वक्त में स्पेंड कर सकें। इसी तरह ये सेंट्रल बैंक जो कि किसी भी मुल्क में होता है, वो अपने पास फ़ॉरेन करेंसीज़ एज अ रिज़र्व रख लेता है कि अगर मुल्क के हालात कोई ख़राब होते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो वो इन फ़ॉरेन करेंसीज़ को इस्तेमाल करता है उन मुश्किल हालात में। अब जी, पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एसबीपी। ये फ़ॉरेन करेंसीज़ एज अ रिज़र्व अपने पास रखता है। और जो फ़ॉरेन करेंसीज़ एज अ रिज़र्व रखी जाती हैं वो ज़्यादातर डॉलर में रखी जाती हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो इंटरनेशनल, उसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होती है। ये प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल ट्रेड का। जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होती है ज़्यादातर डॉलर पे होती है, क्योंकि हमें पता है कि डॉलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और हर मुल्क में इसके रिज़र्व्स होते हैं। हर मुल्क के पास डॉलर्स एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स होते हैं, तो इसलिए इसमें ट्रेडिंग करना आसान होता है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेन करेंसीज एज अ रिज़र्व रखी हुई हैं वो डॉलर की शेप में रखी हुई हैं, ताकि कोई मुश्किल टाइम आए तो इस करेंसी को इस्तेमाल किया जा सके। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमारे अभी रीसेंट फ्लड आया, ठीक है। अब फ्लड में ये हुआ कि टोटल जो हमें लॉस हुआ वो अराउंड कोई $160 बिलियन का हुआ। अब उसमें हमारी एग्रीकल्चर भी का भी लॉस हुआ, उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस हुआ। अब उस लॉस को पूरा करने के लिए हमारे जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं। ये हमारे उस बजट में नहीं था जो एक फिस्कल ईयर का स्पेसिफाई हुआ होता है। यहाँ पे हमारे बजट से जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सीड कर गए हैं। हमारी एग्रीकल्चर तबाह होगी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर तबाह होने की वजह से हमें फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अगर हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसमें अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं पड़ी होगी तो हम उसकी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे फूड की दूसरे कंट्री से। एक मुल्क में इतने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ज़रूर होने चाहिए कि वो अगर कोई क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो वो अपने 3 से 6 मंथ्स की के लिए इंपोर्ट कर सके, फूड की इंपोर्ट कर सके या अदर बेसिक नेसेसिटीज़ की इंपोर्ट कर सके। और अगर उसके पास ये फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स नहीं होंगे तो वो अपनी जो फूड शॉर्टेज है उसको भी पूरा नहीं कर सकेगा और लिहाजा जो कंट्री है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट का मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि इसका क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स है वो सिर्फ करेंसीज में नहीं होती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की शेप में भी हो सकती है एक सेंट्रल बैंक के पास, वो ट्रेजरी बिल की सूरत में भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड की सूरत में भी हो सकती है। अब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास जो उसके इनकम है, गवर्नमेंट इनकम है, वो कम हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट ने एक फिस्कल ईयर का जी बजट बनाया है, ठीक है। उसने एस्टिमेट लगा लिया कि हमारे ये इसमें डेवलपमेंट होगी या ये इस पे महकमे पे ये अखराजात आएंगे, तो उसने एक एस्टिमेट लगा लिया। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो रीसेंट फ्लड की हुई है, तो मैं उसकी एग्ज़ाम्पल बार बार इसलिए दे रही हूँ कि फ्लड हो गया, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर निकल आया उसमें, ठीक है। अब उसके
उसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लड की वजह से कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं और उसका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो उसका कम हो गया है। जब हमारा एक सालाना टैक्स और रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो फिर फिस्कल डेफिसिट एक गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। अब जब ये फिस्कल डेफिसिट होता है तो फिर जी गवर्नमेंट की, जो एक कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो जाती है आईएमएफ के पास अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। आईएमएफ का रोल ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन देता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। अब आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है? आईएमएफ के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस, यूके, चाइना एक्सेट्रा। इस वक्त जो आईएमएफ में सबसे ज़्यादा शेयर है वो यूएस का है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ये सुपर पावर है, तो इसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आईएमएफ में इसकी है। अच्छा जी, अब जो आईएमएफ है ये जब लोन देती है किसी कंट्री को, तो फिर ये उस कंट्री पे इसके ना बेल आउट पैकेज के ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ये उस जब कंट्री को कोई लोन देती है तो उससे ये बेल आउट पैकेजेस की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करने को कहती है। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशन ये है कि आईएमएफ कहती है कि आपने अपने मुल्क में कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करना है। डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे आपने नई सड़कें नहीं बनानी, एजुकेशन वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाने हैं, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बनाना, मतलब इस तरह के डेवलपमेंट काम जिस पे अखराजात होते हैं वो वाले काम नहीं करने, क्योंकि अगर वो कंट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम पे का पैसा खर्चने लगे तो वो आईएमएफ को उसका जो लोन है जो उसने दिया उसको वापस नहीं कर सकेगी। इसके बाद जी वो आईएमएफ कहते हैं कि अपने फूड की जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है मुल्क में। जैसे हमारे यहाँ पे जी फ़ौरन ही हमारे जो कुकिंग ऑयल है या हमारा जो घी है उसकी प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाता है, आटे की प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाता है। फिर जी आईएमएफ कहती है कि भी अपने एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनकी प्राइसेस में आप इजाफ़ा करें। जैसे पेट्रोल की अभी हमने देखा रीसेंट 35 डायरेक्ट ही इजाफ़ा हो गया है, 35 रुपीज़ का। तो इन प्राइसेस की वजह से जब पेट्रोल में की प्राइस में इजाफ़ा होगा, जब डीज़ल की प्राइस में इजाफ़ा होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उससे महंगी होगी। और ये जब आईएमएफ कहती है कि आप ज़्यादा पैसा इन्फ्लेशन करके ज़्यादा पैसा जनरेट करें ताकि उसको लोन वापस किया जा सके। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई अपने टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, अपने जो हर चीज़ पे ना टैक्स का इजाफ़ा करें, जिसके थ्रू जी उनका आईएमएफ का जो लोन है वो उतारा जा सके, वो उसको वापस इंटरेस्ट के साथ उसको वापस किया जा सके। तो आईएमएफ से लोन लेने में टेम्प्रेरी बेसिस पे तो जी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये होता है कि ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है उसको रोक देती है। तो आई होप ये आपको जो थोड़ा सा आईएमएफ का जो मैंने बताया है आपको इसका वो पता लग गया कि इसका क्या इसके फंक्शंस होते हैं, बेल आउट करता है तो उसमें कंडीशंस क्या रखता है, तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट का, कि कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर क्या होता है। अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रहा है या उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम क्यों हो रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रीज़न तो इसकी ये है कि जो हमारी लास्ट हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें उस हुकूमत में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए थे और जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी बढ़ गई थी। फिर जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी तो ज़ाहिर है हमें उसको उस पर हमें अपने उसकी पेमेंट भी करनी पड़ी, तो इस वजह से हमारे एक ये रीज़न है। दूसरी ये रीज़न है कि लास्ट ईयर में हमने कुछ अपने लोन्स की अदायगी की थी। यूएई को हमने अपना एक लोन उसका वापस किया था, मेरे ख्याल से कोई वो $1 बिलियन का था या $2-3 इस तरह का कोई बिलियन था, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से दिसंबर में ये ना इसके लोन की पाकिस्तान ने अदायगी की थी। और थर्ड ये कि रिमिटेंस आना कम होगी पाकिस्तान में।
पिछले कुछ दिनों, ये 3 जो लास्ट 3-4 मंथ्स थे ना, इसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान जो है ना वो रीपेमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से इसके जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं ना वो कम हो गए। तो इसका अब नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और इससे क्या होगा कि अब जब कंट्री डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती है ना, तो ये होता है कि हमारी जो इंपोर्ट है ना वो हमें कम करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ को इंपोर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रॉ मटेरियल की ले लेते हैं कि जैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। हमारी कंट्री में जो स्टील है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। अब जब हम ये रॉ मटेरियल या स्टील को इंपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी शट डाउन हो जाती हैं। और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करती। एक और मुझे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि जब हमारी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो जो हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं उनका क्या होगा? वो हम निकलवा नहीं सकेंगे या वो हमारी गवर्नमेंट खा जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली होता है कि ये है कि जब हमारी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो फिर हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती है, हमारे इन्वेस्टर्स कम हो जाते हैं। ले इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कंट्री ने अब चलना है ना, वो अपने इनर साइकिल की वजह से चलना है। जो कुछ कंट्री में एग्रीकल्चर है का सिस्टम है, तो कोई भी क्रॉप वो प्रोड्यूस कर रही है कंट्री, उसी में उसने अपने जो फूड है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा, बस जो मतलब इनर साइकिल के थ्रू ही उसने अपने मुल्क को चलाना है। जो हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं वो उसका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बैंक में जी 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 10 लाख रुपीज़ है ना, ये हम इकट्ठा नहीं बैंक से उस वक्त निकाल सकते जब हमारी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर रही होती है या हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम होते हैं। हम ये जो 10 लाख रुपीज़ है ना, ये इकट्ठा नहीं निकलवा सकते, बल्कि हमारे जो मंथली एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हम पैसे निकलवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मेरे मंथली एक्सपेंडिचर हम मेरे 50,000 पे हो जाते हैं, पूरे एक महीने का मैं 50,000 में कर लेती हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख में भी कर लेती हूँ। तो जो हमारा बैंक है ना वो हमें ये पैसे देगा हर मंथ में। ये पैसे हम ईज़िली निकलवा सकते हैं। हम जो लार्ज एक बल्क में अमाउंट है ना वो विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको थोड़ा टेम्प्रेरी होल्ड हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मुल्क के हालात अच्छे होते जाएंगे, उसकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पैसे हैं वो हम निकलवा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी हम बल्क में निकलवाएं, वो हमें कोई मसला नहीं होता फिर। तो आई होप ये जो मेजर कंसर्न है ना लोगों का कि भाई हमारे बैंक में जो पैसे हैं वो निकलवा नहीं सकेंगे, तो वो अब ज़रा कम हो गया होगा, क्योंकि ये इस पे मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये इसके जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे डिफ़ॉल्ट का, फिस्कल डेफिसिट का, आईएमएफ का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा हर चीज़ के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जितना मैं आपको बता सकी उतना मैं ज़रूर बताऊँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।